प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे आप लोगों के सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेरी को आंसर करते हुए, और वो है लमसम करने का ये सही समय है। तो इसको कवर करने के बाद भी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेरीज को मैं कवर करने जा रहा हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी है कि इन्वेस्टमेंट तो बहुत होता है कई बार ना FIIs का, DIIs का, लेकिन मार्केट उस हिसाब से ऊपर नहीं जाता है। कल का एग्जांपल देख लीजिए। कल तो FIIs का नेट बाइंग बहुत ज़्यादा हुआ है, 11,111 करोड़ का, ह्यूज। ठीक है, उसके बाद DIIs जो कि पिछले कुछ दिनों से बेच रहे थे, कल फाइनली उन्होंने भी खरीदारी किया है 2,518 करोड़ का। ठीक है, तो अब इतना ज़्यादा नेट बाइंग हुआ है, लेकिन मार्केट ना उतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया। और कई बार इस तरह के आप लोगों को क्वेरी आते हैं, तो इसको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद बसंत महेश्वरी जी पे भी सेबी का कुछ फ़ाइन लगा है, इससे रिलेटेड भी आप लोगों को क्वेरी है, तो उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि फ़ाइन क्यों लगा है। और डेट फंड्स को भी मैं ब्रीफली कवर करूँगा कि क्या ये सही समय है डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एज ऑलवेज, पूरा वीडियो देखें, अच्छी तरह से समझिए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं या फिर अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। एज ऑलवेज मार्केट अपडेट से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो आज तो कोई परफॉर्मेंस खास रहा नहीं इंडियन मार्केट्स का। यहाँ अगर सेक्टर वाइज देखेंगे ना तो इंटरेस्टिंग है। आप लोग को आइडिया हो चुका होगा कि किन किन सेक्टर्स का परफॉर्मेंस आज अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जो कि हम लगातार पिछले कुछ दिनों से डिस्कस करें, सेम स्टोरी है। यहाँ पे देखिए ऑटो, फार्मा, IT। ठीक है, ऑटो फार्मा तो आप समझ रहे हैं क्यों डाउन जा रहा है, क्योंकि भाई US से प्रॉब्लम आ रहा है, टैरिफ का प्रॉब्लम। कल तो ट्रंप ने अनाउंस भी कर दिया ना 25% टैरिफ, इसको मैं कवर करूँगा अभी थोड़ी देर में। और IT आपको पता है US मार्केट में जब भी थोड़ा भी प्रॉब्लम आएगा तो इंडियन IT कंपनीज़ का बिजनेस ज़्यादा वहीं से है, तो वहाँ प्रॉब्लम आएगा ही। आज अब सरप्राइजिंग तो नहीं बोलेंगे, आजकल सरप्राइजिंग हो गया, FMCG का परफॉर्मेंस अच्छा है। देखिए वर्ल्ड वाइड देखेंगे ना, जब भी प्रॉब्लम होगा ना तो जनरली पहले ऐसा होता था, FMCG से बेट मानते थे ना, तो हमेशा अच्छा करता था। आजकल तो वो दिन नहीं रहे ना, FMCG भी आजकल उस तरह से रिएक्ट नहीं करता। बट हाँ, फॉर अ चेंज आज FMCG सेक्टर का परफॉर्मेंस ठीक लग रहा है। वर्ल्ड मार्केट्स देख लेते हैं तो US मार्केट तो नेचुरली आपको पता है US में क्या चल रहा है, तो वहाँ तो हालात ख़राब ही हैं, तो डाउन ही है US मार्केट्स। एशियन मार्केट्स भी कोई खास है नहीं, खासकर जापान का मार्केट। ऑफ कोर्स एशियन मार्केट्स या फिर यूरोपियन मार्केट्स भी देखें ना तो आपको प्रॉब्लम दिखेगा। मोस्टली वही टैरिफ को लेकर प्रॉब्लम्स चल रहा है। बॉन्ड्स देखें तो थोड़ा बढ़ गया था 10 ईयर G-Sec, पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है ना, 4.3% के आसपास अब आ रहा है। उसके बाद ऑयल देखें तो ऑयल भी 73-74 के आसपास है, जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल लेवल है। डॉलर भी देखें तो वही 104 के आसपास है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है, गोल्ड और सिल्वर। हाँ, ह्यूज, मतलब गोल्ड ऑल टाइम हाई डेली क्रॉस कर रहा है बहुत तेज़ी से। सिल्वर का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो ये दोनों तो स्टैंड आउट हैं, इनका परफॉर्मेंस है। इसके अलावा अगर डेट भी अगर आप देखें ना तो डेट का ही परफॉर्मेंस आने लगा है, मतलब आ ही रहा है। पिछले कुछ समय से तो आप देख रहे हैं डेट का परफॉर्मेंस आ रहा है। आने वाले समय में वहाँ से परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगा। यहाँ से भी 2 साल और, मैं हमेशा 2 साल बोलता हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि भाई RBI क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट क्या है। तो एटलीस्ट 2 साल का तो बिल्कुल लगता है। उसके बाद आने वाले समय में और बताऊँगा। तो 2 साल का तो लगता है कि भाई इंटरेस्ट रेट अगर कट होगा तो डेट म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पे FD बिल्कुल सही बात है ना कि इंटरेस्ट रेट कट डेट म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा है, या फिर आपने लोन लिया उसके लिए अच्छा है, क्योंकि लोन धीरे धीरे आपका कम होते जाएगा जैसे जैसे RBI अपना इंटरेस्ट रेट कम करता जाएगा, रेपो रेट कम करता जाएगा। अप्रैल में भी उम्मीद है कि रेपो रेट कम होगा 25 बेसिस पॉइंट्स। एक तो ऑलरेडी हो चुका है एक बार 25 बेसिस पॉइंट्स का। FD के लिए अच्छा नहीं है। आप लोग का क्वेरी भी आता है इससे रिलेटेड कि आप बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट कट अच्छा होता है। देखिए कुछ चीज़ों के लिए अच्छा होता है, कुछ चीज़ों के लिए अच्छा नहीं होता है। लाइक अगर आपने लोन लिया है तो आपके लिए अच्छा है। डेट म्यूचुअल फंड में अगर आपने ना ज़्यादा जो ड्यूरेशन वाले फंड्स में इन्वेस्ट किया तो अच्छा है, वहाँ पे आपके रिटर्न थोड़े बढ़कर आएंगे। ठीक है, FD के लिए देखिए, FD के लिए ये है कि भाई जब इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है तो अगर आपको करना है तो आप बुक कर दे FD ना, आप रहने दे FD, लॉन्ग टर्म का FD लेकर छोड़ दें। ठीक है, जैसे अभी FD ज़्यादा है तो ये सही बात है, ये सही समय FD करने का। ठीक है, अब यहाँ से तो ऑफकोर्स बाद में अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे FD में देखेंगे कि आप इंटरेस्ट रेट कम होने लगेगा, क्योंकि RBI इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है तो बैंक्स भी कम करेंगे। इसके बाद सेक्टर वाइज देखिए ऑटो में क्या चल रहा है ना। ऑटो कल, जैसा कि कल के वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि ट्रंप अनाउंस करने वाला है, तो उन्होंने अनाउंस किया कि भाई 25% कार्स जो इम्पोर्ट हो रहा है US में
उस पे 3 अप्रैल से 25% का टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट हो रहा है यूएस में, उस पे 3 मई से 25% का टैरिफ लगेगा। तो यूएस ऑलमोस्ट 50% कार्स इंपोर्ट करता है 50%, और ऑटो पार्ट्स ऑलमोस्ट 60% इंपोर्ट करता है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ने जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। मेजर एक्सपोर्टर कौन कौन से हैं? ऑफ कोर्स एशिया से भी, लाइक जापान अच्छा खासा करता है, इसलिए जापान का मार्केट देखिए बुरी तरह से गिरा हुआ है। साउथ कोरिया में भी कंपनीज़ वहाँ पे अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत एक्सपोर्ट करती हैं, लाइक जर्मनी से एक्सपोर्ट अच्छा खासा होता है। तो वो यहाँ सभी जगह ऑटो कंपनीज़ का हालात ख़राब है, उसी कारण स्टॉक मार्केट में भी ज़्यादातर आप देखेंगे निगेटिविटी फैला हुआ है। इंडिया को अगर आप देखें, इंडिया में भी कुछ कंपनीज़ को फ़र्क पड़ेगा ना, लाइक टाटा मोटर्स आप देख रहे होंगे, उसका शेयर प्राइस थोड़ा गिर रहा है, क्योंकि इंडियन कंपनी को तो नहीं, लेकिन उनका आपको पता है लैंड रोवर और जगुआर है, तो वो तो बिकता है यूएस में, ठीक है। तो उसके कारण वहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा, इसीलिए आप देख रहे हैं कि उसके स्टॉक पे प्रेशर बना हुआ है। और बाकी अगर आप इंडियन ऑटो कंपनीज़ को देखें तो मोस्टली जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाती हैं ना, उन कंपनीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। वहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं जो कि यूएस में एक्सपोर्ट करती हैं, तो ऑफ कोर्स आपको उन जो भी कंपनी अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर करने वाले हैं, तो आप देखें कि भाई इसका यूएस में एक्सपोर्ट कितना है, ठीक है। तो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, और उनके स्टॉक प्राइसेस भी अगर आप देखें तो गिर रहे होंगे, ठीक है। तो ये रीज़न है। लेकिन हाँ, मोस्टली ऑटो पे ऐसा नहीं कि इंडिया पूरा ऑटो पे ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा दूसरे जो कंपनीज़ हैं उनका तो ऐसा कोई खास एक्सपोर्ट यूएस में है नहीं, ठीक है। और फार्मा भी इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम देखने में आ रहा है ना, क्योंकि हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में फार्मा को लेकर। वहाँ अगर टैरिफ का प्रॉब्लम आएगा तो, क्योंकि 2 अप्रैल से तो रेसिप्रोकल टैरिफ आ रहा है ना, बोल रहे हैं फार्मा पे भी, ऑटो पे भी। ऑटो तो खैर 3 अप्रैल कर दिया है, उसके बाद सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनीज़ पे तो ऑफ कोर्स सभी जगह प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखें ना कि ऐसी कंपनी जो कि यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, तो एज अ नी जर्क रिएक्शन, ठीक है, हो सकता है 1-2 दिन वो रिएक्ट कर ले निगेटिवली, होता है, स्टॉक मार्केट ऐसे रिएक्ट करता है, लेकिन बाद में वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई तुम एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे फ़र्क पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। तो 1-2 दिन का बिल्कुल सही बात है, सेंटीमेंट के कारण वो भी गिर जाएगा, लेकिन बाद में वो रिकवर कर जाएगा। यूएस टैरिफ को लेकर ये भी ध्यान में रखें कि देखिए ट्रंप इसलिए भी कर रहे हैं ना कि उनको लगता है कि भाई ये टैरिफ लगा देंगे तो बहुत सारी जो बाहर की कंपनीज़ हैं यूएस में आएंगी, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, यूएस इकनॉमी को फ़ायदा होगा, जॉब मिलेगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। यूएस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, तो बहुत मुश्किल है कि बाहर की कंपनीज़, मतलब थोड़ा बहुत तो बिल्कुल सही बात है, फ़र्क पड़ेगा, वहाँ पे जाएंगी कंपनीज़ थोड़ा बहुत, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कंपनीज़ नहीं जाएंगी, ठीक है ना। उसकी मतलब जो यूएस की कंपनीज़ हैं उनके लिए अच्छा ये है कि भाई ठीक है, इंपोर्ट करके ही मंगा लो 25%, क्योंकि वहाँ से फिर से पूरा प्रोडक्शन स्टार्ट करना शुरू से। दिक्कत क्या है ना, देखिए सबसे बड़ा दिक्कत मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए बाहर की कंपनीज़ अगर वहाँ जाती हैं, ठीक है, और वहाँ पर सेटअप करती हैं, ठीक है, तो ये जो टैरिफ है यू नेवर नो ट्रंप कब चेंज कर देंगे। एक तो ये रिस्क है, और दूसरा मान लीजिए इलेक्शन के बाद क्या, उसके बाद कोई दूसरा गवर्नमेंट आया, अगर डेमोक्रेट्स आए तो मोस्टली होगा नहीं होगा ऑफकोर्स देखना होगा, लेकिन मोस्टली इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे टैरिफ को लेकर, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा, और वहाँ पे फिर इन कंपनीज़ को प्रॉब्लम आ सकता है। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है। तो नाउ आज का क्वेरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी है लमसम इन्वेस्टमेंट। तो लमसम इन्वेस्टमेंट का जब बात करेंगे तो इक्विटी, डेट में देखिए कभी भी कितना भी लमसम कर सकते हैं। डेट में लमसम को लेके प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो इक्विटी मार्केट नहीं ना, ऊपर नीचे तो ऐसा तो है नहीं, उस तरह का वोलाटाइल नहीं कि 5% गिर गया, 10% गिर गया, 20% गिर गया, 50% गिर गया, ठीक है। तो डेट में ऑफ कोर्स आप चाहें तो SIP कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन लमसम भी आप कभी भी डेट में, लाइक डेट म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। डेट क्लियर हो गया। इक्विटी में आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स को अलग अलग रखना होगा। पहले स्टॉक्स कवर कर देता हूँ। स्टॉक्स में आपको मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा ना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ स्टॉक को देखना है, ठीक है ना। जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको आपको देखना है, ठीक है। हो सकता है मार्केट बहुत अच्छा कर रहा हो ओवरऑल, लेकिन वो स्टॉक गिर गया हो तो बिल्कुल हम खरीदेंगे। उसी तरह से मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हो लेकिन जो स्टॉक हमें खरीदना हो बहुत ऊपर हो, नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो आप स्टॉक को देखें,
जो भी अच्छे क्वालिटी का स्टॉक आपने सेलेक्ट किया है उसका वैल्यूएशन पे नज़र रखें कि भाई अगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होता है तो मार्केट कहीं भी हो मैं उसमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा। अगर वैल्यूएशन ठीक नहीं है तो ऑफ कोर्स मैं थोड़ा वेट करूँगा। ये ध्यान में रखें, स्टॉक्स में ये क्लियर है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। मतलब मार्केट को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो, स्टॉक पे नज़र रखें, ठीक है। वैल्यूएशन ठीक है, इन्वेस्ट करें अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में। म्यूचुअल फंड्स में देखिए, म्यूचुअल फंड्स सबसे पहली बात कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, मार्केट का आइडिया नहीं है तो लमसम ना करें, प्लेन वेनिला, ठीक है। आपके लिए SIP और STP सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान बेस्ट है। लमसम के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अगर आपको मार्केट का आइडिया है, कुछ सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप समझते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद 5-10% गिर सकता है, ठीक है, और गिर जाएगा तो मैं डर कर बेच कर भागूंगा नहीं, क्योंकि उस समय बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा। अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो बिल्कुल थोड़ा बहुत एक लार्ज कैप देखा जाए ना तो ऑफकोर्स वहाँ पे थोड़ा बहुत लमसम किया जा सकता है। उसी तरह से कुछ सेक्टर्स जो कि अभी थोड़े अट्रैक्टिव हो गए हैं गिरने के बाद, ठीक है, तो वहाँ पे किया जा सकता है लमसम, ठीक है। हाँ, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी ध्यान दें, वहाँ गुंजाइश है। ये बात सही कि मार्केट ऊपर जा रहा है, हो सकता है और ज़्यादा ऊपर जाए, लेकिन वहाँ पे रिस्क है। देखिए रिस्क है तो क्यों अननेसरी प्रॉब्लम करना ना, 3-4 ट्रांचेज में धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। इस तरह से आप इसको देखें। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर लमसम किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, 10 या 20 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वहाँ पे लमसम किया जाए जहाँ की वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल हो, तो ऑफकोर्स वहाँ पे हाई रिटर्न आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, लेकिन अननेसरी रिस्क ना लें, ठीक है। इन्वेस्ट किया, 10-20% गिर गया या 5% गिर गया, आप डर गए, बेच दिया, भाग गए, लॉस हो जाएगा ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग है तभी जाए, नहीं तो बिल्कुल ना जाए, ठीक है। रिटर्न है लेकिन वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है लमसम में। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेरी है ना कि भाई इतना ज़्यादा पैसा आता है कभी कभी तो स्टॉक मार्केट रिएक्ट क्यों नहीं करता है। तो देखिए इसका एक लॉजिक, सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, समझ में आएगा। जैसा निफ्टी 50 है, ठीक है ना, तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, ठीक है, लेकिन ऑल 50 स्टॉक्स का वेटेज तो सेम नहीं ना, सबका वेटेज अलग है। लाइक रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, इन्फोसिस हो गया, इन लोगों का वेटेज ज़्यादा है। और जो नीचे वाली कंपनीज़ हैं, लार्ज कैप में भी छोटी कंपनीज, उनका वेटेज बहुत कम है, पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इन्वेस्टमेंट आता है मान लीजिए FIIs का, और FIIs अपना जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है ना वो लार्ज कैप में ही करेंगे, लेकिन निफ्टी 50 की जो छोटी छोटी कंपनीज़ है ना, जहाँ के एक्सपोजर बहुत, जिनका वेटेज बहुत कम है, वहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और बड़े वेटेज वाली कंपनीज़ में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। तो फिर निफ्टी 50 तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जिसका वेटेज ज़्यादा है वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट होगा तब वो लेकर ऊपर जाएगा निफ्टी 50 को। समझ रहे हैं? वही चीज़ मिड कैप स्मॉल कैप में भी एप्लीकेबल होगा। तो आपको जब भी जो पैसा आ रहा है ना, अगर आपको सही से समझना है तो आपको ये समझना होगा कि भाई वो जो पैसा है किस स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है और उस स्टॉक का वेटेज क्या है इंडाइसिस में, ठीक है। लाइक निफ्टी 50 में अगर है तो किस कंपनी में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, उस कंपनी का वेटेज कितना है। मिड कैप स्मॉल कैप में वही किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका वेटेज। अब मान लीजिए रिलायंस है, HDFC है, ICICI है, इन्फोसिस है, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तब तो निफ्टी 50 बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि वेटेज यहाँ पे ज़्यादा है। तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें, तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण ये होता है। इसके अलावा भी रीज़न्स अगर आपको पता है तो बिल्कुल कमेंट में मेंशन करें, उसको ही मैं आने वाले समय में कवर करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद बसंत महेश्वरी जी का रिलेटेड आप लोग का क्वेरी आया है ना, आप लोग कमेंट में बहुत उनका नाम लिखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सेबी ने उन पे फ़ाइन क्यों लगाया ना। 4 लाख का फ़ाइन लगा है, कुछ दिनों का टाइम दिया गया है उनको पे करने के लिए। तो देखिए ऑफकोर्स उन पे नहीं लगा है, उनकी कंपनी पे लगा है। सबसे पहली तो बात ये, हाँ, तो उनका कंपनी है ना बसंत महेश्वरी वेल्थ एडवाइज़र्स, ठीक है। तो वहाँ पे 4 सेबी का ये बोलना है कि भाई जैसे 2 वहाँ पे इश्यूज़ सेबी ने हाईलाइट किए हैं। एक ये कि जैसे एडवाइज़री सर्विसेज जब आप एडवाइज़री सर्विसेज देते हैं ना, तो वहाँ पे जो आप फ़ी चार्ज करते हैं क्लाइंट से, तो वहाँ पे एक तरीका ये हो सकता है कि आप फिक्स्ड फ़ी चार्ज करें 10,000, 20,000, 50,000 एनुअली, ये फिक्स्ड फ़ी हो गया। दूसरा होता है कि भाई जितना एवं आप मैनेज कर रहे हैं इस क्लाइंट का, उसका एक परसेंटेज ले लें, लाइक 1%, ठीक है ना। मान लीजिए कोई 10 करोड़ आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका एनुअली 1% ले लें,
कोई 20 करोड़ से इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका एनुअली 1% ले लें, या फिर 50,000 फिक्स्ड कि भाई कोई भी AUM है, बड़ा है छोटा है डजेंट मैटर, एवरी ईयर तुम मुझे 50,000 रुपीज़ दे दो। तो ये 2 तरीका है चार्ज करने का। तो एक क्लाइंट से आप 1 साल में, 1 साल के पीरियड में सिर्फ एक ही तरीके से चार्ज कर सकते हैं, दोनों तरीके से अलग अलग तरीके से चार्ज नहीं कर सकते। यहाँ पे सेबी का बोलना है कि बसंत महेश्वरी वेल्थ एडवाइजर्स LLP ने 32 क्लाइंट से इन दोनों तरीके से चार्ज कर लिया, ठीक है ना, AUM बेस्ड या फिर AUA बेस्ड उसको बोलते हैं, और फिक्स्ड फी मॉडल, दोनों तरीके से चार्ज कर लिया, जो कि ऑफ कोर्स उनके जो रेगुलेशंस हैं, सेबी के गाइडलाइंस हैं, उसके अगेंस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे है कि भाई 12 मंथ तक आप एक क्लाइंट से एक ही तरीके से चार्ज कर सकते हो, 12 मंथ्स के बाद अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो तरीका, ठीक है। ये हो गया। सो ये है नंबर 1 इशू। नंबर 2 इशू आया है, सेबी का बोलना है कि भाई मिसलीडिंग यूट्यूब एडवर्टिजमेंट्स, वो जो थंबनेल डाल रहे थे ना, वो सेबी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता था। जैसे 3 एग्जांपल्स उन्होंने दिया है, मतलब 100x पोर्टफोलियो 3 साल में कैसे करें, मतलब आपको भी सुन के लगेगा ना, क्योंकि सेबी ना रिटर्न वाइज मतलब एक लिमिट होता है ना, 100x पोर्टफोलियो 3 साल में, तो ये कैसे करें, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन भाई 100x 3 साल में, हाँ। उसके बाद 10 साल में 10 गुना और 20 साल में 100 गुना कैसे करें। उसके बाद 1 करोड़ को डबल कैसे करें, एक्सप्लेन्ड इन 2 मिनट्स। मतलब सेबी ने ये सब एग्जांपल्स लिया है कि भाई ये सब अलाउड नहीं है, ये सब नहीं करना है। सेबी का बोलना है कि उनके यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उनका जो स्मॉल केस पोर्टफोलियोज है उसका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लिंक था, और वीडियोज़ में उसके बारे में बताया जा रहा था। तो सेबी के शायद ये सब रेगुलेशंस के खिलाफ है, तो इसीलिए ये कदम उठाया गया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना कि जब भी हम वीडियोस बताते हैं तो कितना ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं ना। सो इसीलिए मतलब अननेसेसरी हेडेक क्यों लेना, अगर कुछ अलाउड नहीं है तो उसको क्यों करना, इसीलिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आपका अगर कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में हम ट्राई करेंगे उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल सैटरडे है तो कल शाम में 8 PM to 9 PM में मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है या मार्केट अपडेट चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।